कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो कि 20, 25 और 30 साल की एज के होते हैं वो भी माउथ कैंसर से। तो उसमें बायोप्सी इसलिए जरूरी है कि वही एक तरीका है कि हम उसको रूल आउट करें, लेकिन पेशेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि बायोप्सी का मतलब कैंसर है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जहाँ कोई तंबाकू, सुपारी, स्मोकिंग किसी तरह की कोई हैबिट नहीं होती, फिर भी उनको माउथ कैंसर हो जाता है। तो बहुत लोग बायोप्सी से घबराते हैं कि पीस लेने से तो बीमारी फैल जाएगी, लेकिन ये कॉमन मिथ है। और उससे कितना डरना चाहिए और सर्जरी भी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। तो टेल एवरीबॉडी कि बायोप्सी लेना है तो करना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है कैंसर को प्रूव करने का, उसका ग्रेड, उसकी बायोलॉजी जानने का। साइड इफेक्ट्स अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर पहले के मुकाबले में साइड इफेक्ट्स सिग्निफिकेंटली कम हो गए हैं। हेलो, मैं डॉक्टर आशीष गोयल हूँ। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनीता गोयल है। मैं रेडिएशन स्पेशलिस्ट हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हमने आज ओरल कैंसर्स का या माउथ कैंसर्स का ये जो टॉपिक चूज किया, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे वजह ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि कभी कभी बहुत यंग पेशेंट्स जो कि 20, 25 और 30 साल की एज के होते हैं वो भी माउथ कैंसर से आने लगे हैं, जो एक परेशान करने वाला विषय है। एक और जो ऑब्जर्वेशन है, हम हमेशा सोचते रहे हैं कि माउथ कैंसर कुछ हैबिट्स के कारण होता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जहाँ कोई तंबाकू, सुपारी, स्मोकिंग किसी तरह की कोई हैबिट नहीं होती, फिर भी उनको माउथ कैंसर हो जाता है। और अक्सर बिकॉज उनको हैबिट नहीं होती तो वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण उनका डायग्नोसिस डिले भी हो जाता है। सो डॉक्टर आशीष, इसी बारे में मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हम अपने व्यूअर्स को पहले क्लियरली बता सकते हैं कि माउथ कैंसर के क्या महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण ये कैंसर बन जाता है? सो फ्रैंकली स्पीकिंग 95% ऑफ माउथ कैंसर्स या ओरल कैंसर्स स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल और सुपारी की वजह से होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई इन चीज़ों का सेवन नहीं करता तो कैंसर नहीं हो सकता। तो उनके जो नॉन हैबिचुअल लोग हैं उसमें कैंसर के कारण होते हैं। कोई शार्प टूथ है जो वहाँ म्यूकोसा को डैमेज कर रहा है, या कोई इल फिटिंग डेंचर है जो उसको बार बार एक ही जगह को जो है डैमेज कर रहा है गम्स पे, तो वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग चलता रहता है और पेशेंट सोचता है कि मैं तो नॉन स्मोकर हूँ, मुझे क्या होगा, और ऐसी उसकी डिजीज जो मिस हो जाती है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ हम लोग एक आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली चीज तो ये है कि टोबैको और उससे सारे फॉर्म से, सुपारी, इन सब से बचा जाए ताकि माउथ कैंसर को हम प्रिवेंट कर सके, होने ही ना दें। लेकिन अगर कोई इनको यूज नहीं कर रहा, इनका सेवन नहीं कर रहा, उसको भी अगर कोई शार्प टीथ है या डेंचर है जो कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे ट्रॉमा कर रहा है, अल्सर कर रहा है, तो भी जागरूक रहने की जरूरत है। अगर वो अल्सर लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर को जाके दिखाना है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक रिसेंट WHO स्टडी थी जिसने बताया कि जो नॉन स्मोकर, नॉन टोबैको अब्यूजर्स हैं, अगर वो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो अल्कोहल अलोन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर ऑफ द थ्रोट एंड ओरल कैविटी। तो ज़्यादातर पेशेंट्स भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्मोकिंग मना है लेकिन अल्कोहल तो ले ही सकता हूँ ना। तो दैट मैसेज आई वांट टू गिव। डॉक्टर आशीष, लेकिन यहाँ पे एक और भी डिस्कशन मैं करना चाहूंगी कि जैसे क्या होता है कि सपोज किसी को एक स्पॉट पे, जीभ पे, चीक में कहीं एक अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा। मैसेज तो हमने दे दिया कि जाके अपने डॉक्टर को मिले, टीथ को ग्राइंड कराएं, उसको इग्नोर ना करें। बट व्हेन इट कम्स टू बायोप्सी, जैसे ही बायोप्सी शब्द लोग सुनते हैं तो लोग उसको फौरन रिलेट कर लेते हैं कि जैसे उनको कैंसर हो ही गया। सो इज बायोप्सी सिनोनिमस विद कैंसर, और उससे कितना डरना चाहिए और क्या लोग इसको करा सकते हैं या नहीं? तो अगर कोई भी पेशेंट के चीक्स में, गम्स पे कोई स्वेलिंग है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, या लॉन्ग नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, कोई भी जख्म है, तो उसमें बायोप्सी इसलिए जरूरी है कि वही एक तरीका है कि हम उसको रूल आउट करें, लेकिन पेशेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि बायोप्सी का मतलब कैंसर। तो 95% ऑफ द टाइम ये बायोप्सी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें ये इसकी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कैंसर नहीं है। हम उनको नॉर्मल दवाइयों से फिर कोशिश कर सकते हैं कि ये अल्सर हील हो जाए। लेकिन अगर कैंसर है और हम बायोप्सी नहीं करें तो चांसेस हैं कि बीमारी को मिस कर देंगे और वो एडवांस होगी, ट्यूमर बढ़ जाएगा और कई बार आगे ज्यादा दिक्कत देता है। So I think the message here is that timely biopsy is important. एंड बायोप्सी डज नॉट मीन कि कैंसर है ही। बायोप्सी कभी कभी हमें एक सिचुएशन को रूल आउट करने में भी मदद करती है, और आजकल बायोप्सी करने का तरीका बहुत सरल हो गया है। तो अगर जरूरत है, कोई अल्सर हील नहीं हो रहा, कोई गांठ नहीं जा रही है, तो टाइमली उसका चेकअप करना है। तो बहुत लोग बायोप्सी से घबराते हैं कि पीस लेने से तो बीमारी फैल जाएगी, लेकिन ये कॉमन मिथ है, तो ये गलत है। आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि बायोप्सी लेना है तो करना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है कैंसर को प्रूव करने का, उसका ग्रेड, उसकी बायोलॉजी जानने का।
डॉक्टर आशीष, यहाँ पे एक और भी डिस्कशन करना चाहेंगे पेट सीटी स्कैन के बारे में कि क्या माउथ कैंसर के सभी मरीजों को पेट सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ती है? तो अगर छोटे ट्यूमर्स हैं, अर्ली स्टेज कैंसर है, तो सीटी स्कैन एमआरआई से हम उसको स्टेजिंग कर सकते हैं, हमें पेट की जरूरत नहीं है। हाँ, ज़रूर अगर बड़ा ट्यूमर है, कुछ बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बड़ी बड़ी ग्लैंड है, कोई बड़ी, तो इस स्थिति में कई बार पेट सीटी का बेनिफिट होता है। माउथ कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग अक्सर ऑपरेशन से शुरू करना चाहते हैं, तो जब ऑपरेशन की बारी आती है तो मैं ये समझना चाहूंगी, आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कि माउथ कैंसर सर्जरी में क्या नए एडवांसमेंट है जो पेशेंट्स को हेल्प करते हैं इस डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से कोप अप करने में? सो ओरल कैंसर या माउथ कैंसर में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं? इसमें आता है हमारा चीक, यानी स्किन, अंदर के चीक की स्किन, लोअर गम्स, अपर गम्स, हार्ड पैलेट यानी तालू, और टंग। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है जो ट्यूमर है उसको एक अच्छे मार्जिन के साथ रिमूव करना, यानी एक वाइड लोकल एक्सीजन। तो इसमें यूजली जो ट्यूमर से दूर जाके उसके जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो वहाँ पर मसल है या बोन है, उसको हम रिमूव करते हैं ताकि ट्यूमर का कोई भी रूट्स वहाँ बचे नहीं। सेकंड पार्ट होता है नोड डिसेक्शन, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है कि ग्लैंड्स में भी कैंसर जाने की संभावना होती है, चाहे हमें ग्लैंड नहीं मिल रहे हैं या सीटी में भी नहीं मिल रहे हैं, तो ग्लैंड रिमूव करने होते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसकी प्लास्टिक सर्जरी, यानी जो माउथ में हमने जो डिफेक्ट क्रिएट किया है, जो जगह बनाए, उसको हम कहीं और से टिश्यू लेके फिल करें। अब प्लास्टिक सर्जरी में बहुत एडवांसमेंट हुई है और रिसेंटली हम लोग, हमारी कोशिश रहती है कि जो भी टिश्यू निकला है, अगर बोन निकली है तो उसको बोन से रिप्लेस करें, बड़ा टिश्यू निकला है तो उसको स्किन से रिप्लेस करें, और आजकल माइक्रोवास्कुलर सर्जरी होती है इसके लिए। और इसके मेन बेनिफिट्स है कि बल्कि फ्लैप्स नहीं होते हैं, पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, और कोई फेशियल डिफॉर्मिटी नहीं होती, और फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक आउटकम भी बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम पहले तो प्रिवेंट कर सकें, टाइमली डायग्नोसिस कर सकें, बायोप्सी इफ रिक्वायर्ड, पेट स्कैन, और जब सर्जरी करें तो सर्जरी भी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि उसमें जो प्राइमरी गांठ है वो भी एड्रेस हो, लिम्फ नोड्स भी एड्रेस हो, और एक अच्छा रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके ताकि पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस रिहेबिलिटेट हो सके। रिहेबिलिटेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे सपोज किसी का टंग का एक पोर्शन निकल गया या जॉ का एक पोर्शन सर्जरी में निकल गया है, तो उसको हम वापस खाना वो नॉर्मल खा सकें, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करें? तो इनिशियल पीरियड में एक नेजल ट्यूब से फीडिंग देते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली पेशेंट को हमें ट्रेन करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं स्पीच एंड स्वॉलिंग थेरेपी, कि वो उसको स्वॉलिंग रिफ्लेक्सेस उनको डेवलप करने होते हैं, टीच करना होता है, बेसिकली उनको काउंसिल करना होता है, और साथ में स्पीच भी काउंसलिंग उसका पार्ट है, ताकि वो अपने नियर नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाए, कम्युनिकेट कर पाए, फ़ोन पे बात कर सके, जो भी वो कहना चाहे बोल पाए, और नॉर्मल डाइट पे धीरे धीरे आ जाए। एक अनदर रिहेबिलिटेशन का पार्ट है, वी हैव टू काउंसिल देम फॉर टोबैको सीजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो नहीं तो कंटिन्यूड रहेंगे, और ये हमें ध्यान रखना है कि वो इस तरह की किसी भी हैबिचुअल हैं तो इसको हम उसको काउंसिल करें, समझाएं कि उसको ये बंद करना चाहिए। डॉक्टर आशीष, क्या सभी पेशेंट्स के लिए सिर्फ सर्जरी काफी इलाज है या कुछ पेशेंट्स को सर्जरी के बाद भी कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? तो अगर ट्यूमर बड़े हैं या डेप्थ में जा रहे हैं, सपोज करिए कि टंग का ट्यूमर है, वो अंदर डेप्थ में जा रहा है, या गम्स का ट्यूमर है, बोन को इन्वॉल्व कर रहा है, बड़े बड़े नेक में ग्लैंड्स हैं, तो उसमें कई बार इनको रेडिएशन और कई बार एक लो डोज में कीमोथेरेपी भी देनी होती है। ये यूजुअली ट्यूमर बोर्ड के थ्रू डिस्कशन होता है, जहाँ मेडिकल, रेडिएशन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सब साथ में बैठ के उसकी जो रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल गाइडलाइंस ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं कि किसको हमें रेडिएशन ऐड करना है, किसको कीमो करना है, या किसको हमें सिर्फ फॉलोअप पे रखना है। रेडिएशन थेरेपी के बारे में भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रेडिएशन थेरेपी में भी मेजर एडवांसेस हो गए हैं, जिससे जिस तरह से सर्जन जहां पे ट्यूमर है सिर्फ वहीं पे फोकस करके उस एरिया को सर्जिकली एड्रेस करते हैं, रेडिएशन थेरेपी पे बिल्कुल फोकस करके दी जाती है। साइड इफेक्ट्स अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर पहले के मुकाबले में साइड इफेक्ट्स सिग्निफिकेंटली कम हो गए हैं। सो हमारी फेथ क्लिनिक में जो अप्रोच है वो यही है कि हम एक तरह से आपको एक ट्यूमर बोर्ड अप्रोच देने की कोशिश करते हैं ताकि हम पूरा डिस्कशन आपसे कॉम्प्रिहेंसिवली कर पाए। थैंक यू सो मच।